स्वागत है मित्रों आपका एक बार फिर से अपने स्टडी चैनल में। आपको जैसे पता है कि हमने मनोविज्ञान की बुक्स की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हम साइकोलॉजी की 11th क्लास की बुक्स के सारे चैप्टर्स और 12th क्लास की बुक्स के सारे चैप्टर्स रीड करेंगे मित्रों। ठीक है, और उन्हें समझेंगे और उनको लेके अपने नोट्स बनाएंगे, क्योंकि देखिए किसी भी संस्थान या किसी भी कोचिंग सेंटर के नोट्स से ज़्यादा बेस्ट होता है अपने नोट्स। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था, ये ज़रूरी इसलिए भी होता है क्योंकि कई बार हमारे सामने मनोविज्ञान के कई प्रश्न आते हैं और गाइडों में या अलग अलग चीज़ों से जो हम मटीरियल लेते हैं उसमें भी मित्रों हमें पढ़ना तो पड़ता ही है। ठीक है, पर क्या होता है वहाँ पर कई डेटा ऐसे ऑथेंटिक नहीं होते हैं। उस कंडीशन में हमें ये लगता है कि हमने तो वहाँ से पढ़कर आंसर दिया था और ये सही था। ठीक है, इस कंडीशन में हमारे पास एक ही ऑथेंटिक डेटा है, वो है एनसीईआरटी। ठीक है मित्रों, तो होप आशा है कि आपने कल वाला वीडियो सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल वाले वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप पहले उसे सुनिएगा। ये उसी चैप्टर के आगे का पोर्शन है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, व्हाट इज़ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है। हम एनसीईआरटी की हिंदी की बुक में से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आज हम इसी बुक में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे अपना, मनोविज्ञान का विकास। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं हमारे कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। तो हमें देखिए सबसे पहले मनोविज्ञान जो है वो हमने पढ़ा था दर्शन शास्त्र की शाखा से लिया गया था। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है कि अगर बात करें कि दर्शन शास्त्र, प्राचीन दर्शन शास्त्र की बात की गई थी। ठीक है, आत्मा का विज्ञान कहा गया था अरस्तू ने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आधुनिक मनोविज्ञान की, तो देखिए आधुनिक मनोविज्ञान का निर्माणकर्ता जो होता है वो विलियम वुंट को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आधुनिक विज्ञान का औपचारिक प्रारंभ 1879 में हुआ था। यानी हम ये बात करें 19वीं शताब्दी, यानी कि 1879 में सबसे पहले विलियम वुंट ने, मैंने आपको कल भी बताया था, लिपजिंग जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना करी थी। ठीक है, अब ये प्रथम प्रयोगशाला जो स्थापित करी थी मित्रों, ये किस से संबंधित थी, किस तरीके का अध्ययन करती थी, तो देखिए हमने कल पढ़ा था मनोविज्ञान में सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया था, उसके बाद इसे मन का विज्ञान कहा गया, चेतना का विज्ञान कहा गया। ठीक है, काफ़ी वर्षों तक मन के विज्ञान की बात चलती रही, लेकिन बाद में जब इसका कोई अर्थ नहीं मिला, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया, तो इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया। ठीक है, अब जो ये जो विलियम वुंट थे, इन्होंने ये संरचनावादी थे मित्रों। संरचनावादी मतलब इन्होंने बात करी थी अंतर्निरीक्षण की, यानी इंट्रोस्पेक्शन। आप यहाँ वर्ड देखेंगे इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्निरीक्षण की बात, यानी व्यक्ति के अंतर्मन से रिलेटेड है। ठीक है, अंतर्निरीक्षण से रिलेटेड है। इन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित करी थी, नाम ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जर्मनी हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन आप लिपजिंग भी नाम ध्यान रखें। वैसे तो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपने ध्यान रखा ही होगा कि लिपजिंग में है, कब है, ईयर भी ध्यान रखें, 1879 में मित्रों। अब देखिए इन्होंने क्या करा था, मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे। ये मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे मित्रों। ठीक है, इसीलिए इनका नाम संरचनावादी पड़ा। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि संरचनावादी क्या होते हैं। संरचनावादी मनोवैज्ञानिक वो होते हैं जो मन की संरचना का विश्लेषण करते हैं मित्रों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए मनोविज्ञान का नया परिदृश्य उभर के आया इसके बाद ही। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम है विलियम जेम्स। इन्होंने कैम्ब्रिज मसाचुसेट्स में एक प्रयोगशाला की स्थापना लिपजिंग की प्रयोगशाला से कुछ ही समय बाद की थी। यानी इन्होंने कैम्ब्रिज में मसाचुसेट्स में एक प्रयोगशाला की स्थापना लिपजिंग की प्रयोगशाला के कुछ समय बाद करी मित्रों। ठीक है, और हम इसमें बात करेंगे मानव मन के अध्ययन के लिए प्रकार्यवादी यानी फंक्शनलिस्ट उपागम का विकास किया गया। देखिए क्योंकि अंतर्निरीक्षण जो संरचनावाद ने, यानी कि जो विलियम वुंट ने काम में लिया था, वो ज़्यादा सफल नहीं रहा मित्रों, क्योंकि बाह्य प्रेक्षणों को उसमें नहीं देखा जा सकता। भाई आप जब अंतर्निरीक्षण करेंगे यानी मन का विश्लेषण करेंगे, तो मन दिखाई तो देता नहीं है मित्रों, है ना, तो आप उसको बाह्य प्रेक्षणों से कैसे करेंगे। इसीलिए जो विलियम जेम्स थे, इन्होंने कुछ समय बाद ही जो विलियम वुंट के एक प्रयोगशाला की स्थापना करी कैम्ब्रिज में, और यहाँ पर इन्होंने क्या करा, प्रकार्यवाद यानी कि फंक्शनलिस्ट थे ये। ठीक है, उपागम का विकास किया। अब देखिए आगे अगर हम बात करते हैं तो मनोविज्ञान को इस बात का अध्ययन किया कि मन क्या है, व्यवहार लोगों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार तैयार करता है। ठीक है, इस बात पे केंद्रण किया गया। देखिए मित्रों, अब यहाँ विलियम जेम्स के अनुसार वातावरण में अंतःक्रिया करने वाली मानसिक प्रक्रियाओं की एक सतत धारा के रूप में चेतना ही मनोविज्ञान का मूल स्वरूप रूपायित करती है। देखिए इस लाइन को अंडरलाइन कर लें आप और याद रखें इस लाइन को कि विलियम जेम्स, जो कि विलियम वुंट के बाद आए थे,
जिन्होंने कैम्ब्रिज में एक प्रयोगशाला की स्थापना करी थी, उन्होंने क्या कहा, मानसिक प्रक्रियाओं की एक सतत धारा के रूप में चेतना ही मनोविज्ञान की मूल स्वरूप रूपायित करती है। यानी कि जो हमारी मानसिक प्रक्रिया होती हैं, कई प्रकार की मानसिक प्रक्रिया होती हैं, क्योंकि इन्होंने फंक्शनलिस्ट की बात करी थी, तो प्रक्रियाओं की बात करी, उनकी धारा चलती है, उनकी एक चेतना की धारा के रूप में मूल स्वरूप है, वही मनोविज्ञान का मूल स्वरूप है मित्रों। ठीक है, अब उसके बाद एक शैक्षिक विचारक जॉन डीवी थे। इन्होंने प्रकार्यवाद का उपयोग, यानी कि फंक्शनलिस्ट जो कि हमें विलियम जेम्स ने दिया था, का उपयोग ये तर्क करने के लिए किया कि मानव किस प्रकार वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है। ठीक है, यानी अलग अलग वातावरण में किस प्रकार मानव जो होता है वो अपना अनुकूलन स्थापित कर पाता है। देखिए, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नई धारा जर्मनी में गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान के रूप में वुंट के संरचनावाद के विरुद्ध आई। वुंट ने 19वीं शताब्दी यानी 1879 में सबसे पहले आधुनिक मनोविज्ञान की आधारशिला रखी। कहाँ रखी? लिपजिंग के जर्मनी में एक प्रयोगशाला की स्थापना करी, वहाँ रखी। उसके बाद विलियम जेम्स आए। अब क्योंकि वुंट जो थे वो एक अंतर्निर्देशन, यानी कि हम ये बात करें कि वो संरचनावादी थे, अंतर्निरीक्षण यानी कि मन के विश्लेषण कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि विलियम जेम्स ने क्या करा, वो प्रकार्यवादी थे, फंक्शनलिस्ट लेकर मन की प्रक्रियाओं, मानसिक प्रक्रियाओं को, धाराओं का चेतना स्वरूप को मूल स्वरूप माना मनोविज्ञान का, कि मनुष्य का व्यवहार किस प्रकार अंतक्रिया कर पाता है इन चीज़ों से। ठीक है, उसके बाद ही क्या हुआ कि जब 20वीं शताब्दी में आए हम, तो 20वीं शताब्दी में एक नई चीज़ आई जर्मनी में, गेस्टॉल्ट। उसने क्या करा, गेस्टॉल्ट यानी संपूर्णता होता है, समग्रता। ठीक है, इसने विलियम वुंट ने जो संरचनावाद दिया था उसका विरोध किया और इसका प्रत्यक्षिक अनुभव के संगठन को महत्वपूर्ण माना। मन के अवयवों पर ध्यान ना देकर, ठीक है, गेस्टॉल्ट वादियों ने तर्क दिया कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमारा प्रत्यक्षिक अनुभव प्रत्यक्षण के अवयव के समस्त योग से अधिक होता है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसमें समस्त योग आ जाता है, उसका संपूर्ण चीज़ आ जाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम जो अनुभव करते हैं वह वातावरण से प्राप्त आगतों से अधिक होता है। उदाहरण के लिए, जब अनेक चमकते बल्बों से प्रकाश हमारे दृष्टिपटल पर पड़ता है तो हम प्रकाश की गति का अनुभव करते हैं। जब हम कोई चलचित्र देखते हैं तो हम स्थिर चित्रों की तेज गति से चलती प्रतिमाओं को अपने दृष्टिपटल पर देख पाते हैं। इसलिए हमारा प्रत्याक्षिक अनुभव अपने अवयवों से अधिक होता है। देखिए, अनुभव समग्रतावादी होता है, यह एक गेस्टॉल्ट होता है। हम गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान के विषय में आगे पढ़ेंगे मित्रों। हमारा जो चैप्टर 5th है, ठीक है, 11वीं क्लास का, वो गेस्टॉल्ट के बारे में ही है, तो वहाँ हम डिटेल से पढ़ेंगे। आगे देखिए, संरचनावाद की प्रक्रिया स्वरूप एक और धारा व्यवहारवाद थी। देखिए, यहाँ पर हम संरचनावाद की बात कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया विलियम वुंट, संरचनावाद 1879, उसके बाद विलियम जेम्स, प्रकार्यवाद। ठीक है, उसके बाद गेस्टॉल्टवाद हुआ जर्मनी में ही 20वीं शताब्दी के अंदर। अब इसके बाद क्या हुआ, व्यवहारवाद आया। ठीक है, यानी बिहेवियरिज्म, ये 1910 में आया मित्रों, यानी कि 20वीं शताब्दी के आसपास ही। अब इसमें क्या थे, जॉन वॉटसन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने मन एवं चेतना के विचार को मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा, ना तो मन और ना ही चेतना, दोनों से ही मनोविज्ञान का केंद्र व्यवहार नहीं समझा जा सकता है। अगर मनोविज्ञान को समझना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, व्यवहार को देखना होगा। इन्होंने इवान पेट्रोविच पावलोव, ठीक है, इवान पेट्रोविच पावलोव जो कि एक जैव वैज्ञानिक थे, जिनका हम वो प्रयोग पढ़ते हैं कुत्ते की लार वाला, ठीक है, पावलोव। उन्होंने 1904 में जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था, उसके चीज़ को समर्थन किया, प्राचीन अनुबंधन, उसका समर्थन किया। और इन्होंने, जिसके लिए मन प्रेक्षण नहीं है, इन्होंने कहा अंतर्निरीक्षण विधि इसके लिए ज़रूरी नहीं है, इसके लिए ज़रूरी है व्यवहार। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो अनेक अनुक्रियाओं के आधार पर, यानी स्टिमुलस के आधार पर अलग अलग व्यवहार करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मित्रों। देखिए, व्यवहारवाद का विकास अनेक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों द्वारा आगे बढ़ाया गया। अब देखिए, व्यवहारवादी, जिन्हें हम व्यवहारवादी कहते हैं, जिसमें स्किनर है, BF स्किनर, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इस उपागम को प्रसिद्धि दिलाई। स्किनर के कार्य का एक पुस्तक में आगे वर्णन किया गया है, हम सारी पुस्तकों के नाम देखेंगे। अब देखिए, उसके बाद ही एक और विचारधारा आई जो सिगमंड फ्रायड ने दी। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद की बात करी। देखिए, अब तक हम कितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने मनोविज्ञान का विकास आपको बताया। आप देखिए, सबसे पहले दर्शन शास्त्र था, अरस्तु ने बात करी थी। उसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान, जिस पर हम जोर देते हैं, 1879 विलियम वुंट ने बात करी। लिपजिंग जर्मनी में एक प्रयोगशाला स्थापित करी। फिर विलियम जेम्स
कैम्ब्रिज में एक प्रयोगशाला स्थापित करी और फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद की बात करी। जॉन ड्यूवी ने उनका समर्थन किया। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों, तो गेस्टाल्टवाद, फिर व्यवहारवाद, है ना, और व्यवहारवाद के बाद आते हैं सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद यानी फिजिको एनालिसिस को एक पद्धति के रूप में स्थापित किया इन्होंने। अब देखिए यहाँ कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं सन के साथ, तो आप ये ध्यान रखें, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं मार्क करा देती हूँ। पहला तो यही इंपॉर्टेंट है, 1879 में विलियम वुंट ने लिप्जिंग जर्मनी में एक प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करी। उसके बाद विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित करी है, इनकी एक बुक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, 1895 में मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकार्यवाद की स्थापना हुई यानी फंक्शनलिज्म, जिसकी बात हमने किसने करी थी, विलियम जेम्स ने करी थी। अब बात आती है सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया 1900 में। 1904 में इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए मिला, जिससे अनुक्रियाओं के विकास का सिद्धांत को समझा जा सका। ठीक है, बिने एम साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण 1905 में किया गया। 1912 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। मित्रों, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार वीडियो को पॉज कर कर ये सारे सन एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लें और साथ के साथ एक रफ कॉपी लेके बैठें, ताकि आप अपने नोट्स बनाते जाएं। जहाँ भी मैं जिस चीज़ को बोली इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप उसको अपने नोट्स में लिखते जाएँ। अब देखें, 1916 कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला। अब हम भारत की बात कर रहे हैं मित्रों। 1922 में मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित कर लिया गया, यानी कि आज़ादी से पहले ही 1922 में। 1924 को भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना कर दी गई। 1924 की बात करते हैं तो वहीं उस समय ही जॉन बी वॉटसन, ठीक है, ने व्यवहारवाद पे एक पुस्तक लिखी, जिसे व्यवहारवाद की नींव पड़ गई। एन सेन गुप्ता एवं राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी। लंदन एलन एवं एनविन। डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोवैज्ञानिक शोध खंड की स्थापना हुई। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं मानववादी मनोवैज्ञानिक। देखिए, अब तक हमने प्रकार्यवादी की बात करी, संरचनावादी की बात करी, गेस्टाल्टवादी की बात करी, व्यवहारवादी की बात करी, मनोविश्लेषणवादी की बात करी। मानववादी कौन थे? मानववादी थे कार्ल रॉजर्स। आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन से थे? तो मित्रों कौन से थे? कार्ल रॉजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रशासित करी। इनकी बुक्स के नाम है। B.F. स्किनर ने अपनी बुक दी साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, प्रकाशित करी, जिसे व्यवहारवाद को मनोविज्ञान की एक प्रमुख उपागम के रूप में बढ़ावा मिला। 1954 में मानववादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो, ये भी मानववादी थे, इससे पहले कार्ल रॉजर्स मानववादी थे, है ना, ने मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी प्रकाशित करी। इलाहाबाद में मनोविज्ञान की स्थापना हुई, ठीक है, मनोविज्ञान शाला की 1954 में, और 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस की स्थापना की गई, जिसे शॉर्ट में NIMHANS भी कहा जाता है। आगे देखिए, रांची में हॉस्पिटल जो था फॉर मेंटल डिजीज की स्थापना की गई, और कोरोल्ड लॉरेंज तथा निको ट्रिबेन ने 1973 में यानी 1973 में अनेक कार्य पशु व्यवहार की उपार्जित विशिष्टता को अंतर्निर्मित शैली जो बिना किसी पूर्व अनुभव तथा अधिगम के होती है पर नोबेल पुरस्कार मिला। 1978 में निर्णय पर किए गए कार्य के लिए हर्बर्ट साइंस को नोबेल पुरस्कार मिला। 1981 में डेविड ह्यूबल, ठीक है, को मस्तिष्क की दृष्टि कोशिकाओं पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। रोजर स्पेरिस को मस्तिष्क विच्छेद अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना हुई। 1997 में गुड़गांव हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर बनाया गया, और अनिश्चितता में मानव निर्माण के अनुसंधान पर डेनियल कहीनमैन को नोबेल पुरस्कार मिला। 2005 में आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व की समझ में खेल सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए थॉमस शिलिंग को नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखिए मित्रों, जो हमारा रीट का सिलेबस है
उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें से कौन कौन से सन याद रखने हैं। क्योंकि देखो मानी बात है, सिलेबस इतना सारा होता है और आप में से कई तो एसएसटी के होंगे मित्र, तो सन याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इतने सारे सन मिक्सअप हो जाते हैं। तो आप इसमें से एक तो 1879 याद रखिए, 1904 इवॉन पॉवलोव का प्रयोग याद रखिए, ठीक है। उसके बाद आप बुक्स के नाम याद रखिए, बीएफ स्किनर की बुक्स का नाम याद रख लीजिए, ठीक है। और आप एक चीज़ और याद रख लें कि इंडिया में ये कब स्थापित किया गया, ठीक है। इंडिया में नेशनल कांग्रेस में इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, 1922 में हुई थी। तो बस ये इतना ध्यान रखें, ज़्यादा ध्यान ना रखें। देखें आगे क्या है, फ्राइड की मनोविश्लेषणवाद पद्धति, मानव स्वभाव को आनंद की प्राप्ति बहुधा लैंगिक इच्छाओं से होती है। ये मानवतावादी परिदृश्य ने इसका विरोध किया। मानव स्वभाव को एक धनात्मक विचारधारा बताया गया। मानववादी कौन थे, मैंने आपको बताया, कार्ल रोजर्स थे और मैस्लो थे। तो ने मानव की स्वतंत्र कामनाओं तथा उनके विकसित होने की उद्दाम लालसाओं को अपनी एक आंतरिक विभव के रूप में मुखरित होने की व्यवस्था बताई। उन्होंने कहा कि जो मानव का व्यवहार होता है वो धनात्मक विचारों से रिलेटेड होता है, लैंगिक इच्छाओं से रिलेटेड नहीं होता है, अचेतन इच्छाओं से रिलेटेड नहीं होता है। क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने तो कहा अचेतन और जो द्वंद्व की इच्छाएं होती हैं वो मानव व्यवहार में परिलक्षित होती हैं, यानी दिखाई देती हैं, ठीक है मित्रों। आगे हम बात करते हैं तो देखें इन सब उपागमों के बाद, ठीक है, गेस्टॉल्ट उपागम के विविध पक्ष तथा संरचनावाद के पक्ष को संयुक्त कर दिया गया। यानी कि संरचनावाद जो कि विलियम वुंट ने दिया और गेस्टॉल्टवाद, ठीक है, जिसमें हम कॉफ्का कॉलर की बात करेंगे आगे। तो इन सबको अगर संयुक्त कर दिया जाए तो एक नई बात आई, संज्ञानात्मक परिदृश्य। संज्ञानात्मक परिदृश्य में हम बात करेंगे, जीन पियाजे की बात होगी, ब्रूनर की बात होगी, जो हम आगे के अध्यायों में बात करेंगे मित्रों। अब देखिए यहाँ से एक वर्ड निकल के आया, संज्ञान। संज्ञान से हमारा तात्पर्य क्या होता है? संज्ञान से हमारा तात्पर्य उन सभी मानसिक क्रियाओं से होता है मित्रों जो हम करते हैं, जैसे स्मरण करना, ठीक है, तर्क करना, ध्यान देना, समस्या समाधान करना, यानी मस्तिष्क की वे समस्त प्रक्रियाएं इसके अंदर शामिल हो जाती है जो हम करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हम दुनिया को जान सकते हैं, ये योग्य बनाता है हमें इस चीज़ के लिए। देखिए अगर हम बात करें तो भौतिक वातावरण के अन्वेषणों के द्वारा अपने मन की सक्रिय रचना करने वाले के रूप में देखता है। ये विचारधारा निर्मितवाद कहलाई, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म। अगर आप फर्स्ट गेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वह निर्मितवाद के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों, ठीक है, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। बाल विकास के विषय में पियाजे का सिद्धांत है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, मैंने आपको बताया, को हम मानव मन के विकास का निर्मितवाद सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। यानी कि पियाजे का जो सिद्धांत है उसे मानव मन के विकास का निर्मितवाद सिद्धांत कहते हैं। अब रूस के एक अन्य मनोवैज्ञानिक हुए, ठीक है, वो थे वाइगॉत्स्की। इन्होंने ये कहा कि मानव मन का विकास जो है वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के मध्य से होता है, ठीक है। यानी वाइगॉत्स्की का मत क्या था कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के मध्य से मानव मन का विकास होता है मित्रों, ठीक है, जिसमें कई तरीके की अंतःक्रियाएं होती हैं और उसका प्रतिफल जो होता है वो मानव मन होता है। आगे देखिए, भारत में मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। तो अभी मैंने आपको बताया था 1916 में नेशनल कांग्रेस 1916 में स्थापना हुई, 1922 में नेशनल कांग्रेस में से शामिल किया गया, है ना, तो वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए ऊपर तो इंट्रोडक्शन दिया है। भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ था मित्रों, जहाँ प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया था। अब कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 में प्रथम मनोविज्ञान विभाग तथा 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी। प्रथम भारतीय मनोवैज्ञानिक का नाम हम याद रखें तो आप याद रख सकते हैं डॉक्टर N सेनगुप्ता, जो वुंट के प्रायोगिक परंपरा से अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त थे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन साइक्लोनेटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में हुई थी मित्रों। मैसूर विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्यापन अनुसंधान, इसके अलावा 70 ऐसे विश्वविद्यालय थे जिसमें उत्कल विश्वविद्यालय को शामिल कर लिया जाए, भुवनेश्वर विश्वविद्यालय को शामिल कर लिया जाए, जहाँ पर मनोविज्ञान को पाठ्यक्रम के रूप में चलाया गया। अब देखिए यहाँ एक बुक का नाम दिया गया है, इसे बुक पूछी नहीं गई है पर आप फिर भी इसे लिख लें, नोट कर लें। दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक दी साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यानी कि साइकोलॉजी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ठीक है, यानी कि संसार का एक तीसरी हम चीज़ कह दें, ठीक है। द इंडियन एक्सपीरियंस
1986 में प्रकाशित करी थी इन्होंने, दुर्गानंद सिन्हा ने। भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा है। इसके अनुसार प्रथम चरण स्वतंत्रता की प्राप्ति तक था। इस चरण था जिसमें प्रयोगात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो 1960 तक भारत में मनोविज्ञान की विविध शाखाएं ये द्वितीय चरण में आई मित्रों। ठीक है, उसके बाद समस्या केंद्रित संदर्भ और कई तरीके की बातें, और 1970 में अंतिम समय में देशज मनोविज्ञान का उदय हुआ भारत में। ठीक है मित्रों, ये इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। 4 शाखाएं थी, एक तो स्वतंत्रता से पूर्व थी, फिर 1960 के बाद हुई है ना, फिर उसके बाद कई तरीके के अनुसंधान हुए, फिर 1970 में अंतिम थी। आगे देखिए, जो हमने प्राचीन, अब ये हमारी क्या थी, 1970 के बाद हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने जो पाश्चात्य ज्ञान था उसके अलावा हमारे प्राचीन ग्रंथों, हमारे धर्म ग्रंथों इत्यादि चीज़ों से मनोविज्ञान को लिंक करना शुरू किया। ठीक है, और उसकी विशेषताओं को देशज मनोविज्ञान के विकास के रूप में देखा गया, जो भारतीय संस्कृति के संदर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा भारतीय मनोविज्ञान एवं समाज के लिए सार्थक भी था मित्रों। क्योंकि हमारे जितने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की बात करते हैं मित्रों, वो काफ़ी हम ये कहते हैं ज्ञान और नॉलेज से, यानी कि हर चीज़ से परिपूर्ण है। ठीक है, अब ये विकास सतत रूप में से हो रहे हैं। भारत में मनोविज्ञान विश्व में मनोविज्ञान के क्षेत्र में सार्थक योगदान कर रहा है आज की डेट में हम बात करते हैं। ठीक है, अनेक क्षेत्रों में हम संगठनात्मक क्षेत्रों में बात कर सकते हैं, शैक्षिक क्षेत्रों में बात कर सकते हैं, नैदानिक क्षेत्रों में, चिकित्सक क्षेत्रों में, यानी मनोविज्ञान का क्षेत्र आज एक संकुचित क्षेत्र नहीं रह गया है। मनोविज्ञान का क्षेत्र कई चीज़ों में बढ़ चुका है। अब मित्रों हम बात करेंगे मनोविज्ञान की शाखाएं। तो देखिए, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में मैंने आपको बताया था वो सब चीज़ें आती हैं, जैसे ध्यान देना, तैयारी करना, स्मरण करना, तर्क करना, मानसिक प्रक्रियाएं करना, गुणन करना, योग करना, है ना, गणित की प्रक्रिया करना, सब चीज़ें जो होती हैं वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में आ जाती हैं। तंत्रिका विज्ञान व कंप्यूटर वैज्ञानिकों के साथ भी संज्ञानात्मक वैज्ञानिक सहयोग करते हैं। जैविक मनोविज्ञान में जब हम बात करते हैं तो हम मस्तिष्क की, तंत्रिका तंत्र की, दुश्चिंता की, दबाव की, तनाव की, इन सब चीज़ों की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति किस तरीके से दबाव में आता है, तनाव में आ सकता है, दुश्चिंता में आ सकता है। ठीक है, या उसके मस्तिष्क में जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से प्रभावित होती हैं, उसके नाड़ी तंत्र को, उसके तंत्रिका तंत्र को किस तरीके से प्रभावित करती हैं, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को। ठीक है मित्रों, इसमें कई तरीके की मशीनें हैं, है ना, जैसे EEG है, PET है, fMRI हैं, जो इनके अध्ययन में सहायता प्रदान करती हैं। अब विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है? देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान की शाखा जो है वो बहुत बड़ी है। इसमें गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक की बात आ जाती है। हमें सबको पता है कि विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, हमने BEd में पढ़ा है, और वृद्धि जो होती है वो एक मापन की प्रक्रिया होती है। विकास में सब चीज़ें आती हैं, जिसमें हमारा वातावरण, बुद्धि का विकास, शरीर का विकास, मानसिक विकास, ठीक है, सब चीज़ें जो होती हैं, गत्यात्मक विकास, सभी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है मित्रों, आगे है सामाजिक मनोविज्ञान। तो सामाजिक मनोविज्ञान में बात करते हैं अभिवृत्ति की। अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारिता की, अंतर्व्यक्तित्व की, यानी कि हम कैसे अपने व्यक्तित्व को साझा कर पाते हैं, आकर्षक, सहायतापरक व्यवहार, पूर्वग्रह, आक्रोश, सामाजिक अभिप्रेरणा, इन सब का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है मित्रों। ठीक है, फिर आता है अंत्य सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक मनोविज्ञान। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं संस्कृति की भूमिका की, है ना, मानव व्यवहार, मात्र जैविक क्रियाओं की। तो ये सब शाखाएं पढ़ रहे हैं आप नोट भी करते जाएं इन्हें। पर्यावरणीय मनोविज्ञान, तापमान, आर्द्रता, प्रदूषण जैसे भौतिक कार्यों का मानव व्यवहार पे क्या व्यवहार पड़ता है, मानव व्यवहार पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो मानव के मनोविज्ञान पे किस तरीके से प्रभाव डालते हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे मित्रों। स्वास्थ्य मनोविज्ञान में दबाव, तनाव, संयोजी व्यवहार, इन सब की बात आती है। ठीक है मित्रों। नैदानिक एवं उपबोधन मनोविज्ञान, दुश्चिंता, अवसाद, खान पान, चिरकालिक पदार्थ, है ना, इन सब का किस तरीके से निदान किया जाए, ठीक है, कैसे इनको सही किया जाए, इन सब का अध्ययन नैदानिक मनोविज्ञान में किया जाता है मित्रों। अब देखिए, मनोविज्ञान जो होता है वो केवल चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित नहीं है। औद्योगिक संगठन जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब में भी मनोविज्ञान का कार्य लिया जाता है कि कर्मचारियों से किस तरीके से अधिक कार्य करवाया जाए, उनकी कार्य दक्षता को कैसे बढ़ाया जाए, उनके मनोभाव को कैसे सकारात्मक रखा जाए। ठीक है, ये सब भी
मनोविज्ञान में आता है। तो ये भी मनोविज्ञान की एक शाखा है मित्रों। शैक्षिक मनोविज्ञान तो आप जानते ही हैं, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी के या शिक्षार्थी के व्यवहार को समझे बिना शिक्षा देना या शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं होता है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान, क्रीड़ा मनोविज्ञान भी होता है ना। अब इसी तरीके से मनोविज्ञान के अन्य अद्भुत शाखाएं हैं, जैसे वैमानिक मनोविज्ञान, अंतरिक्ष मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, न्यायालयिक मनोविज्ञान आ जाता है, प्रबंधीय मनोविज्ञान, ठीक है। ये सब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी मनोविज्ञान की शाखा है या नहीं है, ठीक है। तो आपको याद होनी चाहिए एक नज़र में कि कौन कौन सी शाखाएं थी। देखें आप, शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ भी है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जैविक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक, अंतर सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, स्वास्थ्य, नैदानिक, उद्बोधन, औद्योगिक, संगठनात्मक, शैक्षिक, क्रीड़ा, ठीक है मित्रों, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के कथन। देखिए अनुसंधान से हमारा मतलब होता है रिसर्च और अनुप्रयोग मतलब होता है एप्लीकेशन। मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो कई तरीके के रिसर्च करते रहते हैं और उनको अप्लाइड करते रहते हैं, उनको एप्लीकेशन में लेते रहते हैं। तो देखिए मनोविज्ञान के अनुसंधान एवं अनुप्रयोग को दिशा प्रदान करने वाले कथन क्या होते हैं, ठीक है। देखिए कथन एक आपको दिया गया है, अन्य विज्ञानों की भांति मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं के सिद्धांत का विकास करने का प्रयास करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मनोविज्ञान भी विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, जिसमें कई तरीके के रिसर्च किए जाते हैं। ये केवल एक थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है मित्रों, ठीक है दोस्तों, ये एक तरीके का विज्ञान ही है। अनुसंधान में मुख्य बात व्यवहार, मानसिक घटनाओं, प्रक्रियाओं, समझ की व्याख्या होती है और उसके ऊपर एप्लीकेशन कार्य किए जाते हैं, ठीक है मित्रों। तो ये चीज़ इसमें शामिल होती है। अब देखें मनोवैज्ञानिक गोचरों का नियंत्रित दिशा में अध्ययन करते हैं, उद्देश्य देखते हैं, मानसिक प्रक्रियाओं के सामान्य सिद्धांतों का विकास करते हैं, है ना, तुलना करते हैं, शरीर क्रिया देखते हैं, विकासात्मक करते हैं, सामाजिक विभेद करते हैं। अब सामान्य मनोवैज्ञानिक आदि क्षेत्रों को प्राथमिक मनोविज्ञान का क्षेत्र कहा जाता है मित्रों, ठीक है। तो होप आपको बात समझ में आई होगी। अब कथन दूसरा क्या है, मानव व्यवहार व्यक्ति एवं वातावरण के लक्षणों का एक प्रकार है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, व्यवहार, मानव का जो व्यवहार है वो क्या है, व्यक्तियों एवं वातावरण के लक्षणों का प्रकार यानी कि मल्टीपल है। ये बात सबसे पहले किसने कही थी, कुर्ट लेविन ने करी थी मित्रों। और ये पूछा जाता है सूत्र किसने दिया था, व्यवहार यानी बिहेवियरिज्म इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाई E, ठीक है। P से हम कह सकते हैं कि जो पर्सनैलिटी होती है यानी जो हमारी लक्षण है ना, और E से मतलब होता है एनवायरनमेंट। देखें ये समीकरण सबसे पहले कोर्ट लेविन ने दिया था, जो बात यहाँ पर की गई है ना। अब किस तरीके से हम इसका अध्ययन करते हैं, आनुवांशिक तरीके से भी हो सकता है, वातावरण का संप्रत्यय भी हो सकता है, यानी हर चीज़ का प्रभाव मानव के व्यवहार पर पड़ता है मित्रों, ठीक है। मनोवैज्ञानिक गुणों को देखा जाए तो बुद्धि, अभिरुचि, मूल्य, ठीक है, अभिक्षमता, अन्य बहुत सी व्यक्तित्व संबंधी कारकों के आधार पर ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। देखिए मनोविज्ञान का अध्ययन का मतलब ही यही होता है कि एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से कैसे अलग है। कोई भी दो व्यक्ति जो होते हैं मनोविज्ञान ये कहता है वो सेम नहीं हो सकते, उनमें व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती हैं। अगर उनकी शारीरिक बनावट किसी तरीके से सही सेम है भी, वो जुड़वा भी हैं, तो भी उनकी अभिरुचि, अभिक्षमताएँ, अभिलक्षणाएँ, अभिवृत्ति, ठीक है, ये सब जो होती हैं मित्रों अलग होती हैं। और इसी का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान की जो शाखा है वो संकुचित नहीं है मित्रों, इसमें कई तरीकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है मित्रों, और उसे सुधार किया जा सकता है। अब देखिए कथन 3 क्या है, मानव व्यवहार उत्पन्न किया जाता है। अधिकांश मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि समस्त मानव व्यवहारों की व्याख्या वातावरण के बाहर की स्थिति तथा आंतरिक प्राणी के लिए कारणों के आधार पर की जा सकती है। कारणपरक व्याख्याएं समस्त विज्ञानों की केंद्रता है, क्योंकि बिना उसको समझे कोई भी पूर्व कथन संभव नहीं होगा, ठीक है मित्रों। तो देखें ये आज का हमारा चैप्टर था जिसमें हमने आगे के 7 पेज करे हैं। पुराना वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लें, और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे इसी तरीके वीडियो के। और शेयर करना ना भूलें अपने मित्रों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।